हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा क्लासेस। सिग्मा क्लासेस की ओर से ये पहला एजुकेशनल वीडियो है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे हम मेंटल डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में बात करें तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या फिर मानसिक विकास का सिद्धांत या फिर बौद्धिक विकास का सिद्धांत, ये तीनों ही समान अर्थ रखते हैं। पियाजे के सिद्धांत का दूसरा नाम है रचनावादी सिद्धांत यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी का अर्थ यह हुआ कि इंसान की अपनी थिंकिंग क्या है, अपने एक्सपीरियंसेस क्या हैं, अपनी लर्निंग क्या है। चलिए आगे बात करते हैं कि जीन पियाजे कौन थे। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट कहलाए गए, जिन्हें फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहा जाता है। स्विस साइकोलॉजिस्ट यानी स्विस मनोवैज्ञानिक कहलाने के पीछे कोई कहानी नहीं है, बल्कि इनका जन्म स्विट्ज़रलैंड में हुआ, इनकी एजुकेशन स्विट्ज़रलैंड से हुई और इनका कंप्लीट रिसर्च वर्क स्विट्ज़रलैंड से हुआ। इसी कारण ये स्विस मनोवैज्ञानिक कहलाए गए। जीन पियाजे की रुचि जूलॉजी सब्जेक्ट में रही, जिसे हम जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं, और इन्होंने अपनी जो पीएचडी की डिग्री कंप्लीट की वो भी 22 ईयर्स की एज में, वो भी जूलॉजी में ही की। अब बात ये आती है कि जूलॉजी में पीएचडी करने वाला बच्चा मानसिक विकास की ओर कैसे बढ़ा, मानसिक विकास के कंसेप्ट पर उसने अपनी रिसर्च कैसे की। 1920 में जो जीन पियाजे थे वो अल्फ्रेड बिने के कांटेक्ट में आए। अल्फ्रेड बिने के इंस्टीट्यूट में काफ़ी सालों तक काम किया। अब सबसे पहले बात आती है कि अल्फ्रेड बिने कौन थे। अल्फ्रेड बिने दुनिया के फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट को डेवलप करने वाले इंसान थे। इन्होंने दुनिया का पहला बुद्धि परीक्षण डेवलप किया था यानी विकसित किया था। ये प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि अल्फ्रेड बिने किस लिए जाने जाते हैं। जीन पियाजे जब अल्फ्रेड बिने के इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे तब इन्होंने देखा कि कुछ बच्चे इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस के आंसर गलत कर रहे हैं। तभी से इनकी रुचि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की ओर बढ़ गई। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग अपने बच्चों पर किया। एज के अकॉर्डिंग उनकी हर एक एक्टिविटी को देखा, किस एज में उनका कितना मानसिक विकास हुआ, इसके आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जीन पियाजे का यह मानना था कि बच्चा बर्थ से ही एक्टिव होता है और सूचनाओं को प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। मानसिक प्रक्रिया में दो फैक्टर्स यानी कारक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनमें से पहला है मैच्योरिटी लेवल और दूसरा है एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस। यानी जब भी एक बच्चे में मानसिक प्रक्रिया होती है तो उसका परिपक्वता स्तर और उसके पर्यावरण से संबंधित अनुभवों का होना आवश्यक होता है। इनमें से एक भी फैक्टर की एब्सेंस में मेंटल प्रोसेसिंग नहीं हो सकती, क्योंकि पियाजे का मानना था कि बालक जन्म से ही सक्रिय होता है और वह किसी न किसी तरीके की मानसिक क्रियाएं करता ही रहता है। इसी के आधार पर पियाजे ने एक बच्चे को छोटा वैज्ञानिक माना है यानी लिटिल साइंटिस्ट। ये क्वेश्चन भी टीईटी में कई बार पूछा जा चुका है। पियाजे का मानना था कि जिस प्रकार एक वैज्ञानिक किसी समस्या के सामने आने पर उस समस्या से संबंधित विभिन्न पक्षों को देखता है और उसी के आधार पर एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचता है, उसी प्रकार एक बालक भी किसी समस्या के सामने आने पर या किसी वस्तु के सामने आ जाने पर कुछ मानसिक धारणाएं बना लेता है। ये धारणाएं बच्चे की एज, उसके मैच्योरिटी लेवल और उसके एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस पर
डिपेंड करती हैं। यानी ये तीनों चीज़ें ही बच्चे की थिंकिंग क्या है इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है वैसे ही वह मानसिक विकास की ओर अग्रसर होता है और उसके द्वारा संचित सूचनाएं मॉडिफाई फॉर्म में आने लगती हैं। अब आते हैं पियाजे के कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। ये सभी पियाजे के सिद्धांत की बुनियाद माने जाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है स्कीम्स। स्कीम्स को हिंदी में भी स्कीम्स ही कहा जाता है। इट इज़ अ ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ बिहेवियर, यानी यह व्यवहार का संगठित रूप होता है। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब एक बच्चा डेली स्कूल जाने के लिए निकलता है तो वो प्रॉपर ड्रेसअप होता है, प्रॉपर अपनी नोटबुक्स अरेंज करता है और डेली इसी प्रोसेस को फॉलो करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले समान व्यवहार को स्कीम्स कहा जाता है। अब आता है स्कीमास। स्कीमा को हिंदी में भी स्कीमा ही कहा जाता है। इट इज़ अ मेंटल ऑपरेशन विच कैन बी जर्नलाइज, यानी ये एक ऐसी मानसिक संक्रिया है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। ऐसी मेंटल थॉट जिसे हम सभी मनुष्य के लिए समान मानते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि जैसे हम ये सोचते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड्स हैं। नेक्स्ट टर्म है मेंटल ऑपरेशंस, यानी मानसिक संक्रियाएं। इट इज़ अ एक्शन फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। जब भी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को हम एक्शन फॉर्म में यानी क्रिया अवस्था में ले आते हैं तो वो कहलाता है मानसिक संक्रियाएं। पियाजे का मानना था कि बच्चे में जन्म से ही कुछ संज्ञानात्मक संरचनाएं होती हैं जो कि उसकी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होती है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है वैसे वैसे उसकी संज्ञानात्मक संरचनाएं यानी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर भी डेवलप होते रहते हैं और उनका दायरा बढ़ता रहता है। नेक्स्ट टर्म है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, संज्ञानात्मक संरचनाएं। इट इज़ अ सेट ऑफ मेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड एबिलिटीज़, यानी बच्चे में जो क्षमताएं होती हैं, जो भी उसका मानसिक संगठन होता है वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहलाता है। जो बच्चा किसी भी प्रॉब्लम के सामने आने पर उसे इजीली सॉल्व कर लेता है और जितनी जल्दी सॉल्व कर लेता है उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर उतना ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, कॉग्निटिव फंक्शनिंग, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। टीईटी में भी इस टॉपिक से रिलेटेड कई क्वेश्चंस किए जाते हैं। ये है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन की दो सब स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट वन इज एसिमिलेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आत्मसातकरण, और दूसरा है हमारा एकोमोडेशन, यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समाविष्टीकरण। एसिमिलेशन का अर्थ हुआ कि जहाँ पर बच्चा अपने पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ लेता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एक बच्चे को एक वाइट कलर का डॉग दिखाया गया। बच्चे ने उस डॉग को देखा और सब कुछ ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और ये पाया कि उस डॉग की 4 लेग्स हैं, 1 टेल है, 2 ईयर्स है और वो वाइट कलर का है। ये इन्फॉर्मेशन उस बच्चे ने अपने माइंड में स्टोर कर ली। कुछ टाइम बाद बच्चे के सामने एक वाइट कलर की गोट लाई गई जिसे बच्चे ने ऑब्जर्व किया और सेम एज डॉग की तरह बताया। ये क्यों हुआ? क्योंकि बच्चे के माइंड में पहले से ही डॉग से रिलेटेड सारी चीज़ें स्टोर थी। उसने हर एक एस्पेक्ट को उस गोट से कंपेयर किया। 4 लेग्स जो दोनों तरफ थी, 1 टेल जो दोनों तरफ थी और 2 ईयर्स जो दोनों तरफ थे। यानी बच्चा प्रीवियस नॉलेज में न्यू नॉलेज ऐड करके दोनों को सिमिलर रूप में देखने लगा। अब बात आती है एकोमोडेशन, जिसे समाविष्टीकरण कहते हैं। इस कंसेप्ट में थोड़ा डिफरेंस इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ बच्चा अंतर करना सीख पाता है। एग्जाम्पल सेम है डॉग और गोट का। अब बच्चे के पास प्रीवियस नॉलेज ये है
कि गोट भी एक तरह का डॉग है, पर बच्चा उसमें चेंज करना एकोमोडेशन के अंदर सीख जाता है। वो भी किसके द्वारा? उनकी वॉइस के द्वारा। अब बच्चे को पता चलता है कि दोनों सिमिलर नहीं हैं, दोनों की वॉइस में चेंज है, यानी डॉग गोट नहीं है और गॉट डॉग नहीं है। तो न्यू नॉलेज में दोनों कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। बच्चा डॉग और गॉट में डिफरेंस करना सीख जाता है। यही है हमारा एकोमोडेशन। कंक्लूजन फॉर्म में ये कह सकते हैं कि जब बच्चा प्रीवियस नॉलेज को मॉडिफाई करके न्यू नॉलेज क्रिएट करता है तो वो कहलाता है हमारा एकोमोडेशन। अब हमारी नेक्स्ट टर्म है इक्विलिब्रेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं साम्य धारण। हिंदी के वर्ड से ही पता चल रहा है साम्य यानी बैलेंस यानी संतुलन। जब भी एक बच्चा एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच बैलेंस क्रिएट करना सीख जाता है तो वो कहलाता है इक्विलिब्रेशन, यानी आत्मसातकरण और समावेशीकरण के बीच संतुलन को क्या कहते हैं? साम्य धारण कहते हैं। जब भी बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम आती है और बच्चे ने उस प्रॉब्लम को प्रीवियस में या पूर्व में कभी अनुभव नहीं किया होता, तो उस बच्चे के लिए जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसे बोलते हैं डिसइक्विलिब्रेशन, यानी असाम्य धारण। संतुलन केवल वहीं उत्पन्न होता है जहाँ पे कुछ पूर्व अनुभव हो। पूर्व अनुभव के होने पर ही नए अनुभवों के साथ संतुलन उत्पन्न किया जा सकता है। अब हमारा टॉपिक प्याजी की अवस्थाएं आता है, जिसकी बात हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।